नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के अंतर्गत इतिहास विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, साथ में ही उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जैसे कि कुछ लोगों का बेसिक अगर अच्छा हो तो आराम से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पर कुछ लोगों को इतिहास में बेसिक ही नहीं रहता, तो उसके लिए थोड़ा सा साथ में क्वेश्चन की भी इमेजिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में और क्वेश्चन को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे ये रहेगा कि जो पहली बार भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं उनको भी थोड़ी सी समझ बढ़ेगी और जो क्वेश्चन देख रहे हो दिमाग में ज़्यादा समय तक रह पाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह। पहला क्वेश्चन यूज पढ़ रहे हैं अपन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह आपका प्रारंभ हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह के और भी नाम है, जैसे दांडी मार्च, नमक मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये क्या होता है, उस समय तत्कालीन समय में जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत मतलब कोई भी भारतीय को परमिशन नहीं थी कि वो भारत में नमक बनाए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम अहमदाबाद से निकलते हैं और दांडी नामक जगह पर पहुंचते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, नमक बनाया जाता है। इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है और वो नमक कानून को तोड़ देते हैं। अब नमक कानून तोड़ना बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, मतलब उस समय परमिशन नहीं था नमक बनाने का, फिर भी गांधी जी अपने अनुयायी के साथ जाते, बहुत सारे मतलब लगभग 78 अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी के साथ वो जाते, वहाँ पर नमक कानून बनाते हैं, मतलब नमक बनाकर कानून तोड़ देते हैं। और इसी तरीके से पूरे देश में भी एक लहर सब जगह पता चलता है और ये सब जगह इसी तरीके से कानून को तोड़ा जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद 1931 में इरविन के साथ समझौता होता है और इस नमक कानून को रोक दिया जाता है। पर अपने को ध्यान रखना है, नमक कानून कब हुआ था सत्याग्रह, ये 1930 में हुआ था गांधी जी द्वारा। गांधी जी कहाँ से निकले थे, साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे। दांडी मार्च दांडी मार्च नामक जगह पर जाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। इसी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? और नीचे को क्वेश्चन दिख रहा है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ठीक है, तो दोनों को साथ में देखते हैं। पहले तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो था, इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय जो वायसराय थे, तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, और गांधी जी ने कौन से कानून को काला कानून कहा था? तो एक कानून था आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि घटना क्या थी। सबसे पहले अगर आपको पता हो, रॉलेट एक्ट आता है आपका 19 मार्च, ठीक है, मार्च के महीने में 19 मार्च 1919 में। ठीक है, 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट हो गई, काला कानून कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दिख ही रहा है जैसे गांधी जी ने काला कानून कहा है। साथ में इसका एक और नाम है बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। मतलब जिस भी व्यक्ति के ऊपर संदेह था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी की एक्ट को क्या कहा जाता था, काला कानून या रॉलेट एक्ट कहते थे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सैफुद्दीन एक क्रांतिकारी रहते, सैफुद्दीन किचलू जी को, किचलू जी को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको कैद कर लिया जाता है। उनको छुड़ाने के लिए ही जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है स्थान है, यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है। ये मीटिंग में ही क्या होता है, इसकी खबर जनरल डायर को पता वो चलती है। जनरल डायर जहाँ जितने क्रांतिकारी उपस्थित थे सब पर गोलियों की बौछार करते हैं और सारे क्रांतिकारियों को वहाँ पर वो मार देते हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसकी तारीख भी ध्यान रखिएगा आपका, ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है। ठीक है, कौन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वहाँ के वायसराय थे और जो गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था वो जनरल डायर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा
भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, इसमें बहुत बार बार कन्फ्यूज़न होता है। इसमें क्या बोला है, कौन सा भारतीय, भारतीय व्यक्ति की बात कर रही है और स्वतंत्र भारत की, मतलब स्वतंत्र भारत में बताना है और भारतीय व्यक्ति, तो ऐसे अपने कौन थे, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे पहले भारतीय। और अब इसमें कुछ क्वेश्चन और ये आते हैं जो गवर्नर जनरल या वायसराय से आपको कंफ्यूज करते होंगे, तो एक ही जगह में सारी डिटेल बता देता हूँ जिससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी स्थिति। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि, एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर, क्या पूछ रहे हैं, केवल बंगाल के, अभी स्टार्ट में क्या पूछ रहे अपन, बंगाल के, थोड़ी राइटिंग देखना क्योंकि पेन से उतना क्लियर नहीं हो पाता है। अब बंगाल के पहले गवर्नर, सिर्फ बंगाल के पहले गवर्नर, तो बंगाल के पहले गवर्नर का जब भी नाम आता है तो ध्यान रखिएगा किसका आता है, रॉबर्ट क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव का आता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का। पर बंगाल का, अब बंगाल भी साथ में गवर्नर भी और साथ में क्या लग जाए, जनरल भी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बात हो तो नाम आता है वारेन हेस्टिंग का, नाम किनका आता है, वारेन हेस्टिंग का। उसी के साथ ही अब बंगाल, देखो पहले तो बंगाल का गवर्नर था केवल, उस पद को बढ़ा के क्या कर दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल से प्रतिभूत जो ब्रिटिश कंपनी है पूरे भारत में फैल गई थी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या बन जाता है, भारत के गवर्नर जनरल। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए, आपको क्या पूछा जा रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा आपके, विलियम बेंटिक, किनका नाम में आता है, विलियम बेंटिक का, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। फिर आता है भारत का पहला, अब ये गवर्नर जनरल के पद को हटा के कौन सा पद लाया जाता है, वायसराय का, तो भारत के पहले वायसराय की बात होगी, तो भारत के पहले वायसराय आ जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा कौन हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग, तो भारत के पहले वायसराय कौन हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। फिर भारत के जो वायसराय वाला पद था आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी मिलती है और ये वायसराय वाले पद को फिर ख़त्म कर दिया जाता है। फिर क्या पद वापस लिया जाता है, गवर्नर जनरल। पर ये गवर्नर जनरल भी रहा, भारत का गवर्नर जनरल तो है, पर क्या लिख के आता है, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, माउंट बेटन। ध्यान रखना उस समय जो गवर्नर जनरल थे तो कौन थे, माउंट बेटन, और इनके ठीक है, वह कौन हो जाते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के, और एक पूछा जा सकता है जो अभी क्वेश्चन में ही दिया था आपको, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो उनका नाम आता है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गई होगी, और फिर भी नहीं हुई है तो मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसका। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर, केवल गवर्नर बंगाल के पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत के पहले गवर्नर जनरल, अब कहाँ बंगाल का पद कहाँ पहुँच गया, भारत में, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड, अब आज़ादी हो गई उसके बाद गवर्नर फिर से जनरल का पद वापिस आया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड माउंट बेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब जब भी भारतीय व्यक्ति की बात की जाए तो नाम किनका आता है, सी राजगोपालाचारी का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का। आगे चल रहे हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो गोलमेज सम्मेलन ध्यान रखिएगा आपका, संविधान को डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, तो 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन था आपका 1930 में,
1931 में दूसरा, और तीसरा आता है आपका 1932 में। गोलमेज इसलिए पढ़ा कि जो डिस्कशन होता था एक राउंड शेप, मतलब गोल सर्कल, मतलब गोल आकार की, वृत्ताकार आकार का टेबल पे डिस्कशन करते थे, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, गोलमेज, गोलमेज। ठीक है, तो ये संविधान के लिए डिस्कशन के लिए आपके गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। तो इसमें 3 आयोजन होते हैं, एक 1930 में, 1931, 1932 में। तब गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी द्वारा कौन से सम्मेलन में भाग लिया गया था, तो गांधी जी द्वारा दूसरे सम्मेलन में। और कब यह किया गया था भाग, तो भाग ध्यान रखना 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1930, लाइन से 30, 31, 32, दूसरा 31 जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार से गांधी जी के लिए एक और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन से अधिवेशन में की थी। तो 1924 वाला जो अधिवेशन था, 1924 वाला जो बेलगांव अधिवेशन है, केवल एक ही बार करी है। 1924 वाला बेलगांव अधिवेशन में एक बार उन्होंने की है। तो गांधी जी के लिए 2 क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन दूसरा 1931, और कांग्रेस की अध्यक्षता केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे वो बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो असहयोग के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, असहयोग आंदोलन अगर आपको पता है तो ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद रॉलेट एक्ट की वजह से क्रांतिकारी गिरफ्तार होते हैं और जलियांवाला बाग की घटना होती है। ठीक है, उसी के समय, उससे पहले ही अगर आप देखो तो प्रेस पे प्रतिबंध लग गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारियों के मतलब हृदय में जगह बनाती जा रही थी। धीरे 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 बहुत सारा इकट्ठा होता है, आक्रोश इकट्ठा होता है, और सब व्यक्तियों द्वारा, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, और उसी आक्रोश का नतीजा होता है कि पूरे भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब व्यापारियों द्वारा अपने जो दुकान वगैरह बंद कर दी जाती है, जो ब्रिटिश के लिए जो सहयोग कर रहे थे वो भी उनके साथ नहीं, जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश को सहयोग भी नहीं किया जाता है। यही क्या होता है आपका असहयोग। तो भारतीय ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होता है, और ये 1900 कब होता है, 1920 में, ध्यान रखिएगा। जो असहयोग आंदोलन और शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, गांधी जी द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला, मुख्य कारण रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से चालू किया जाता है 1920 में। यहाँ के उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। अब असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट हो जाता है, उसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन क्यों त्याग दिया गया था, या असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था। तो 1922 में एक घटना होती है। 1922 में अगर एक घटना देखी जाती है, जैसे 1920 से 22 तक चला आपका असहयोग आंदोलन, और 1922 में चोरी चौरा नामक गोरखपुर में एक घटना होती है, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस लोग थे उनको एक जेल में बंद करके, मतलब पुलिस स्टेशन में ही बंद करके, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है, और वहाँ पर वो लोग मारे जाते हैं। अब इस घटना का पता गांधी जी को चलता है, और वो उससे दुखी होकर इस असहयोग आंदोलन को त्याग देते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के, मतलब वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। मतलब वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, और वहाँ पे हिंसक घटना होती है, और इसी कारण से वो 1922 में असहयोग आंदोलन भी त्याग देते हैं। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ, 22 में क्यों त्यागा गया, तो चोरा चोरी नामक गोरखपुर में घटना होती है, उसी कारण से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के इनके गुरु थे गांधी जी के। आगे बढ़ रहे हैं।
शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के दो गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु का बात हो तो आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक गुरु की बात हो तो वो गुरु रामदास की बात होती है, और जो राजनीतिक गुरु की बात होती है तो दादा कोंडदेव की। ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक वंश कौन सा था? नंद वंश था। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। पहले तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत या मुगल सल्तनत के जब भी पूछा जाए दरबारी भाषा, तो दरबारी भाषा इनकी कौन सी थी? फारसी थी। अब कुछ लोगों को दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में कन्फ्यूज़न रहता है, तो दिल्ली की सल्तनत में इतना ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये जो आपके पांचों वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये दिल्ली सल्तनत के कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मतलब अगर दिल्ली सल्तनत में पहला बादशाह की बात करूँ तो पहले बादशाह दिल्ली सल्तनत के कौन थे? आपके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह थे लोधी वंश के आखिरी जो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को ही पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा हराया जाता है, और वहाँ पर कौन से वंश की न्यूज़ रखी जाती है? मुगल वंश। तो मुगल वंश की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन? बाबर। और सबसे आखिरी वाला वंश बात करें उसमें मुगल वंश का सबसे आखिरी वाला तो बहादुर शाह जफर। आपको बताइए, सबसे पहले मुगल वंश का अगर संस्थापक कहा जाए तो बाबर, और मुगल वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन आता है? बहादुर शाह जफर। आपको मैं अगले वीडियो में याद भी करा चुका हूँ। बहादुर था इसलिए आखिरी तक रहा, तो नाम क्या आएगा? बहादुर शाह जफर। याद रखने के लिए, वो बहादुर था नहीं था अपने को उतना इसमें नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिए बहादुर था, अपने याद रखने के लिए इजीली हो जाएगा कि वे मुगल वंश में आखिरी कौन था, तो मुगल में आखिरी बहादुर था। बस इतने से अपने को क्लियर याद रह जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित थे? गुलाम से, तो गुलाम में अभी बताया था, गुलाम में कौन थे? इल्तुतमिश। गुलाम वंश में कौन आते हैं आपके? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शाहजहाँ, अकबर और हुमायूं ये कौन से शासक है? मुगल शासक है। आगे चल रहे हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, गुरु नानक का जन्म, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है? तलवंडी में होता है। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। ठीक है, इनका जो जन्म होता है, और जो तलवंडी है, तलवंडी कहाँ पर आता है? ये आपका अभी पंजाब में अगर अभी की बात करें तो पाकिस्तान में तलवंडी में होता है। और नदी के नाम अगर आ जाए आपको तो रावी नदी के किनारे होता है। ठीक है। इसके बाद ये अपने जो बोल सकते हैं अपना उत्तराधिकारी या बोला जाए उत्तराधिकारी अपने शिष्य, पहले शिष्य उनका भाई था लहाना जी आगे चल के गुरु अंगद के नाम से फेमस होते। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है अपने, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में, जो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र? पंजाब वाला क्षेत्र है। ठीक है। इनके पहले शिष्य की बात करें तो लहाना जी उनके मतलब भाई थे, छोटे भाई थे लहाना जी, और वही उनके पहले शिष्य होते हैं, और वही उनके उत्तराधिकारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? लहाना जी बनते हैं। और लहाना जी आगे गुरु अंगद से नाम से जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गुरु अंगद का नाम कौन सा है, तो लहाना ही गुरु अंगद जी के नाम। ठीक है, आगे बढ़ो। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है। क्योंकि की जाती है? गुरु गोविंद सिंह जी की। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। क्या करते थे वो? व्यापार करते थे। आगे बढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता जो निवास करने का स्ट्रक्चर था उनका किस प्रकार था? ग्रामीण, जनजातीय, यायावर या शहरी? तो एक शहरी बोला जाता है, शहरी, ध्यान रखिएगा। उनका शहरी वो प्रकार से, मतलब जो इनका जो ग्रामीण अवस्था, मतलब जो व्यवस्था थी, उनके जो घर वगैरह बने थे, एक नगरीय व्यवस्था बोलो या फिर शहरी व्यवस्था, इस तरीके से। कई कई आपको नगरीय मिलेगा। नगरीय और शहरी एक दूसरे के पर्यायवाची है। आगे चल रहे हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और ये बनाया गया था राणा कुंभा द्वारा। ध्यान रखना, किनके द्वारा? नाम भी आता है किनके द्वारा बनाया गया था, तो राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और महाराणा कुंभा द्वारा। ध्यान रखना, राणा कुंभा द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला, तो जो भारत पर आक्रमण करे थे तो सबसे पहले अरब में क्या रहते हैं? अगर अरब में बात करे जाए, अरब में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। कासिम के बाद गजनी आता है, और गजनी के बाद गोरी आते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के अरब आए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का नाम, फिर गजनी का नाम, और फिर गोरी का। तो ऐसे 3 अरब आक्रमणकारी रहते भारत पे आक्रमण करने वाले। आगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक आता है दंदी दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का कौन है? दंदी दुर्ग है। आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा का कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा। और राष्ट्रकूटों में अगर न बात की जाए तो कृष्ण प्रथम द्वारा, अगर वो शासक की बात की जाए तो कृष्ण प्रथम द्वारा किया गया था। और एक आता है ये एलोरा वाला कैलाशनाथ मंदिर है, और एक मंदिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर आता है। देखो 2 मंदिर आते हैं, एक तो कैलाशनाथ एलोरा वाला है, एलोरा वाला राष्ट्रकूट, और व्यक्ति की बात की जाए तो कृष्ण प्रथम ने। और ध्यान रखिएगा, अगर कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, दोनों कैलाशनाथ फेमस है, तो नरसिंह वर्मन का नाम आता है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर की जब बात आएगी तो किनका नाम आएगा? नरसिंह वर्मन का। आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण करी थी, तो ये करी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इन्होंने शकों को हराया था, जो आक्रमणकारी थे। शकों को हराकर इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? विक्रमादित्य की। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध उज्जैन से। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की दृष्टि से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका संबंध कहाँ से था? उज्जैन से। और इनके ही दरबार में आपके फेमस लोग रहते थे कुछ, जैसे कालिदास जी हो गए, वारामिर जी हो गए, आर्यभट्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके के मतलब महत्वपूर्ण लोग भी थे इनके कारण। और इनके कार्यकाल को अगर आपको पता है तो हिंदी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, गुप्त राजा थे। आगे चल रहा है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल था है आपका जयपुर में। ध्यान रखिएगा, हवा महल कहाँ स्थित है? आपका जयपुर में। आगे बढ़ रहा है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया, ऐसा कौन सा युद्ध है जिसके माध्यम से मतलब भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य होगा और अंग्रेजों ने अपने मतलब नींव बना ली थी?
वो युद्ध आता है आपका बक्सर का, ध्यान रखना। वो युद्ध कौन सा आता है आपका, बक्सर का आता है। ठीक है, जो वैसे तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले युद्ध उनका प्लासी का होता है, दोनों बंगाल साइड में होता है। एक प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है आपका 1757 में, 1757 में फेमस युद्ध है दोनों भी। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, और बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में। ठीक है, तो ये जो 1757 वाला प्लासी का पहला युद्ध होता है, तो इसमें मतलब पूरे तरीके से मतलब बंगाल को उन्होंने मतलब कुछ हिस्सों पर भाग पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, पर जब ये बक्सर का युद्ध होता है 1764 का, तो ये पूरे बंगाल को ऊपर अधिकार भी जमा लेते हैं। उसके साथ आपका दक्षिण में वो हैदर अली टीपू सुल्तान का जो और रियासत थी उस पर भी आक्रमण करते हैं, और उसके बाद सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली की ओर। तो इसलिए निर्णायक युद्ध किसको कहा जाता है, बक्सर का युद्ध कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बक्सर के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध, ध्यान रखना, बक्सर के युद्ध में थे मीर कासिम। ठीक है, भारत की ओर से जो थे वो मीर कासिम थे, वहाँ के नवाब जो थे मीर कासिम। और जो अंग्रेजों के सेनापति थे वो थे हेक्टर मुंद्रो। ध्यान रखना, कौन है, हेक्टर मुंद्रो, हेक्टर मुंद्रो। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764, मीर कासिम और हेक्टर मुंद्रो के बीच में। प्लासी का युद्ध 1757, अपने जो नवाब थे वहाँ पे मतलब वो इधर से मीर कासिम और मीर कासिम के साथ जो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला रहता है। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। सिराज उद्दौला रहता है, और अंग्रेज सेनापति में आता है रॉबर्ट क्लाइव। पहले प्लासी का युद्ध 1757 सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। रॉबर्ट क्लाइव विजित होता है, कुछ क्षेत्र पे अधिकार जमाता है। उसके बाद दूसरा फिर से होता है, ये बंगाल क्षेत्र पे ही हो रहा है, बक्सर का दूसरा युद्ध 1764 में, और मीर कासिम और हेक्टर मुंड्रो के बीच में। यहाँ पूरा बंगाल को विजित कर लेते हैं और साथ में भारत की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें दक्षिण में हो जाते हैं, दक्षिण में हैदर अली से लड़ते, मतलब टीपू सुल्तान से युद्ध होता है वहाँ पर, और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो सीधा दिल्ली पर पहुँचते हैं। आगे चल रहे हैं, एरन अभिलेख। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है, मतलब कि संबंध किस शासक से। तो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें तो भानुगुप्त होगा। ठीक है, अब ये एरन अभिलेख है क्या, थोड़ा सा वो देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किससे, भानुगुप्त से। एरन अभिलेख को और अलग अलग नाम से जाना जाता है, या तो एरन का अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख, एरन का सती का अभिलेख, इस प्रकार से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना, आपको अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये एरन के अभिलेख से ही मिलते हैं। इसमें भानुगुप्त जो थे, जो शासक थे, तो भानुगुप्त का एक मंत्री था गोपाल, ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त का एक मंत्री रहता है गोपाल, जो भानुगुप्त के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है गोपाल। तो इनकी जो पत्नी रहती है, तो इनकी पत्नी क्या हो जाती है, सती होती है। तो ये सारी जो जानकारी है, जो सती होने की जो जानकारी है, एरन के अभिलेख पे लिखी हुई है। इसीलिए पूछा जाता है कि सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से पता चलते हैं, तो सती प्रथा के साक्ष्य में एरन से मिलते हैं। ठीक है, एरन अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख या एरन का सती अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त शासक और उसके मंत्री गोपाल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आता है, तो हर्षवर्धन के समय आता है हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय तो चीनी यात्री आ जाते हैं हुएनसांग, और हर्षवर्धन के समय तो हुएनसांग आ गए। वैसे एक फाइयान, यहाँ पर एक और दिख रहा है अपने को चीनी यात्री, दो चीनी यात्री है, एक हुएनसांग और एक फाइयान। और जो फाइयान था, ये फाइयान अभी अपन ऊपर देख चुके हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें क्या नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, तो दोनों यात्रा के यात्रियों के बारे में पूछा जाता है। तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन में, ह और ह से याद रख रहे थे, और फाइयान ने आया था किसके इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें। ठीक है, ये होगा।
ठीक है। फिर और हर्ष के ऊपर ही क्वेश्चन नीचे देख रहे तो थोड़ा दोनों क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं अपन क्या बोलने जा रहे हैं। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? ठीक है, हर्ष मतलब या हर्षवर्धन जो राजा है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का जो राजा है उसकी बात ही हो रही है, हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन की आत्मकथा मतलब हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन की जो आत्मकथा थी जिसका हर्ष चरित्र कहा जाता है, तो हर्ष चरित्र के लेखक बाणभट्ट उनके मित्र ही रहते हैं। हर्ष चरित्र के जो हर्ष चरित्र इसके जो रचनाकार है वो कौन है? बाणभट्ट रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे साथ ही चलता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को ध्यान रखना, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा हर्षवर्धन को जो मारा गया था, तो हर्षवर्धन को कौन हार मारते? पुलकेशिन शासक, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराते? हर्षवर्धन को हराते। तो हर्षवर्धन के लिए बारे में 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा बनते, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। इनके दरबार में हुएनसांग चीनी यात्री आया था। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा का नाम हर्षचरित्र है और इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन सा था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, तो ऐसे कौन थे वहाँ पर? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट, वारामिर और आर्यभट्ट तो थे ही थे, तो ध्यान रखना आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसमें कौन थे? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आगे बढ़ रहे हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिला? अभी देख चुके हैं अपन, सती प्रथा की जब भी बात होगी तो एरन का अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो एरन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो इतना ध्यान रखना। एरन जो अभिलेख है, एरन जो अभिलेख है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। आगे बढ़ रहे हैं। ओंकार वाट कहाँ स्थित है? तो ओंकार वाट का, जो अंकर वाट का ये हिंदू मंदिर, ये ओंकार वाट का जो मंदिर है ये हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। मतलब अगर पूछा जाए कि मंदिर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकर वाट का मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? जो ओंकार वाट का मंदिर था, तो ये सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन तो बस यही आता है कि कहाँ पर स्थित है। कभी कभार पूछ भी सकते हैं कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। सूर्यवर्मन द्वितीय अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कौन से युग कहलाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण, पुरापाषाण, लोह युग। लोह तो कहीं से कहीं तक वहाँ नहीं मिला था, पर हमें कांस्य मिलता है, इसलिए उसको क्या जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा कौन सी सभ्यता जानी जाती है आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। आगे बढ़ रहे हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? जादुई माया और वशीकरण मतलब जादू टोनों का जिक्र किस वेद में मिलता है आपको? तो ये जादुई जो जादू टोने की जब बात होती है, तो जादू टोने की जब भी बात होगी तो कौन से वेद में मिलता है आपको? अथर्ववेद। ठीक है, थोड़ा सा या वेद का नॉलेज ले लेते हैं कि वेद क्या है। तो वेद आपके 4 होते हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? तो ऋग्वेद। अब इनके उपवेद पूछे जाते हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद आपका है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ठीक है, उसके बाद ये तो उपवेद देख लिए अपन। ऋग्वेद का तो उपवेद आयुर्वेद होगा, यजुर का धनुर होगा। देखो थोड़ा सा अगर याद करना चाह रहे हो तो याद करा देता हूँ इसको। ऋग्वेद से कहने के ऋषि की बात हो रही है, तो ऋषि
ऋषि व्यक्ति ही ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, तो ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋषि याद रखेंगे तो ऋषि से आयुर्वेद याद रहेगा। यजुर्वेद, यजुर धनुर एक जैसा लग रहा है, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद, जैसे सा रे गा मा बोलते हैं ना, तो सामवेद, सामवेद तो सा रे गा, ग से गंधर्ववेद, तो सारे गामा से गंधर्व याद रह जाएगा। और अथर्ववेद, अथर्ववेद से क्या रहेगा, अर्थवेद भी बोला जाता है इसको, या फिर क्या बोला जाता है, शिल्पवेद भी बोला जाता है। ये उपवेद हो गए उनके। उसी के साथ ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में क्या मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। फेमस क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का जिक्र कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद इसमें हमें 128 श्लोक मिलते हैं, 10 मंडल मिलते हैं। किसमें, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र 1028 आपके जो श्लोक रहते हैं, उसके बाद सूक्त बोला जाता है, और 10 मंडल, ठीक है। उसके बाद चल रहे यजुर्वेद, यजुर्वेद कोई धनुर्वेद, इसमें हमें मिलता है गद्य पद्य। उसके बाद सामवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद पढ़ चुके हैं, और क्या मिलता है, संगीत। कैसा याद रखा था अपन ने, सारे गामा, सा से ही सारे गामा, तो सारे गामा से ही संगीत आ गया, और ग से गंधर्ववेद भी होगा। उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद या अर्थशास्त्र कहा जाता है, और इसमें क्या का जिक्र मिलता है, तो जादू टोना। अब पता ही है लोग अर्थ कमाने के चक्कर में क्या बोलते हैं, जादू टोना करते रहते हैं, तो अर्थ से इस तरीके से याद रह जाएगा, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, जादू टोना, ठीक है। आगे चल रही है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में देख रहे हैं। रजिया सुल्तान थी इल्तुमिश की, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुमिश की बेटी थी, ठीक है। जैसे इल्तुमिश के जो पुत्र थे, ठीक है, इसमें से उतने मतलब इनके इतने प्रतापी नहीं रहते हैं, ठीक है, फिर भी उनको गद्दी पर बिठाया जाता है, पर वो इतनी गद्दी नहीं चला पाते। एक तो मृत्यु हो जाती है, और एक उतना गद्दी चलाने में कामयाब नहीं रहता है। फिर उसके बाद किसको बिठाया जाता है, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान ही आपकी पहली महिला शासिका भी है, आपको ध्यान रखना है, इल्तुमिश की पुत्री थी। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी, तो ध्यान रखिएगा ये काम किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर गद्दी पर कौन बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था, तो स्नानागार जो ग्रेट बाथ है, ये कहाँ से मिला था अपने को, मोहनजोदड़ो से। आगे चलते, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा में। विजयनगर कौन से तट पर स्थित है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तो विजयनगर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को विजयनगर की जानकारी नहीं रहती है, इसलिए विजयनगर के बारे में थोड़ा डिटेल इसमें देखते हैं, क्योंकि इस विजयनगर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो विजयनगर किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर तुंगभद्रा नदी के ऊपर है। अब इसमें आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में, ध्यान रखना कब, 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा की नदी के किनारे हरिहर ठीक है, हरिहर एवं दो भाई रहते हैं, हरिहर एवं बुक्का, क्या रखना, बुक्का, मुक्का बोलते हैं ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, बुक्का, ठीक है। विजयनगर नदी, ध्यान रखना विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे की गई थी, और इनकी राजधानी क्या थी, हम्पी। राजधानी के बारे में पूछा जाता है। अगर पूरा डिटेल भी नहीं पढ़ रहे हो विजयनगर के बारे में तो चलेगा, बस जो क्वेश्चन में बता रहा हूँ उतना दिमाग में आपने रखना है। विजयनगर की स्थापना दो भाई करते हैं, हरिहर एवं बुक्का, 1336 मतलब 36 ईस्वी में होता है। नदी कौन सी रहती है, तुंगभद्रा, और इनकी जो राजधानी बनाई जाती है वो राजधानी कौन सी बसाई जाती है, हम्पी बसाई जाती है, ठीक है। ये साउथ का राजवंश है आपका, मतलब दक्षिण भारत का एक राजवंश है विजयनगर की स्थापना। आगे चल रहे,
अब जो विजयनगर में ही एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया अपना विजयनगर की स्थापना हरिहर यमबुक्का 1336 ईस्वी में, हम्पी उनकी राजधानी और नदी तुंगभद्रा। आगे बढ़ रहा है। विजयनगर के अंतर ये एक क्वेश्चन और आता है, तो विजयनगर में यही बता देता हूँ विजयनगर के बारे में कि विजयनगर के आगे जो वंश थे, तो इनके वंश में ही एक और व्यक्ति होते हैं जिनका देवराय प्रथम। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी, ठीक है, तो इटली के यात्री थे निकोलो कांटी, ठीक है, कांटी, निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा पे आए थे। तो पूछा जाता है देवराय प्रथम के दरबार में कौन आए थे, तो इटली का यात्री था और निकोलो कांटी कहाँ आए थे, तो विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के यहाँ, ठीक है, कहाँ के थे, तो ये इटली के, ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि इटली का कौन सा यात्री देवराय प्रथम में या विजयनगर में आया था, तो अपने को ध्यान रखना था इटली का कौन सा, निकोलो कांटी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर आपका है मदुराई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है, मदुराई में। उसके बाद शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी आपके पुणे, पुरंदर, रायगढ़। तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी, आपके रायगढ़ में। आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था, मूल शंकर के नाम से। भारत में समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने, जो 1498 में, वास्को डिगामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है और वहाँ पर किसकी खोज करता है, भारत की। 1498 करना है, 94, 1498 में वास्को डिगामा भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, ठीक है। वैसे जैसे भारत की खोज वास्को डिगामा, तो इसकी खोज के बारे में भी आता है कि अमेरिका की खोज ने किसने की, तो अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में गए थे, स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पे हुए धार्मिक मतलब सम्मेलन में गए थे, तो ये गए थे आपके शिकागो में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, जहाँ पर कौन जाते हैं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, मतलब जो जन्म के बारे में भी तारीख आती है, तो 12 जनवरी और 12 जनवरी को ही अपन कौन सा दिवस मनाया जाता है, उनके ही जन्मदिन के ऊपर युवा दिवस, 12 जनवरी 1863, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सी बार पूछा जाता है। 12 जनवरी 1863 और इनके ही जन्मदिन के ऊपर कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका ध्यान रखना, युवा दिवस के रूप में, ठीक है। इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए तो इनका गुरु का वो नाम आता है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी के अगर पूछा जाए बचपन का नाम या मूल नाम पूछा जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि शिकागो का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना 1883 में। कब हुआ था, 1883 में। क्या क्या पता है, मैंने एक चीज़ ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1883 में, कहाँ पर, शिकागो में, ठीक है। उसके बाद उनके जन्म को ध्यान रखना है 12 जनवरी 1863 में, 12 जनवरी 1863 में। इनके जन्मदिन के ऊपर 12 जनवरी को ही हमेशा क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है।
इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु के बाद नाम है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, आगे बढ़ो। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, रामकृष्ण मुख्यालय का है ये कहाँ पर स्थित है? आपका वेलूर में स्थित है, ध्यान रखना। आगे चल रहे हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? ठीक है, पुर्तगाली में एक वास्को डी गामा देखते हैं और वो एक और व्यक्ति आता है पुर्तगाली जिसका नाम रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर। तो अल्बुकर द्वारा क्या किया जाता है? गोवा पे कब्जा किया जाता है। भारत अपना आज़ाद होने के बाद भी यहाँ से ध्यान रखना अपने को आज़ादी नहीं मिली थी। यहाँ 1961 में अपने को आज़ादी मिलती है। तो ध्यान रखना ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो भारत के आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं होता? तो गोवा का ध्यान रखिएगा। गोवा जो को आज़ादी अपने को बाद में मिली है। जैसे पूरे भारत पर तो 1947 में मिल चुकी थी अपने को, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, पर यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर भी कब्जा आपका पुर्तगालियों का बना ही था। तो जो पुर्तगालियों के बारे में है गोवा पर कब्जा किया था तो अल्फांसो डी अल्बुकर ने किया था। आगे बढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम अभी देख के आए अपन। स्वामी मूल नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, आगे जा रहे हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो जो 94 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, जनगणना के बारे में है। प्रथम जनगणना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का देख लेना क्योंकि फॉन्ट सही नहीं आ रहे। प्रथम जनगणना हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो। कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में, ध्यान रखना। प्रथम जनगणना की बात तो प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। उसके बाद ये आता है नियमित जनगणना कब हुई थी? तो नियमित जनगणना आपकी हुई थी 1881 में। ठीक है, नियमित जनगणना हुई थी 1881 में और ये होती है लॉर्ड रिपन के काल में, ध्यान रखना। नियमित मतलब अब यहाँ से 1881 से डिसाइड किया गया लॉर्ड रिपन के बाद कि हर 10 साल में अपन जनगणना करते चले गए। तो हर 10 साल में जनगणना होनी शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। दोनों चीज़ें दिमाग में रखना है। पहली बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद नियमित रूप से हर 10 साल के अंतराल में जनगणना होगी, ये हुई थी 1881 में और किसके? लॉर्ड रिपन में। इसलिए हर 10 साल में अगर देखेंगे तो पिछली बार अपनी हुई थी 11 में। ठीक है, आगे चल रहे हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में की गई थी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी द्वारा किया था। दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे थी ये? तो रावी नदी के किनारे, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। दूसरा आ जाए हड़प्पा, और एक दो चीज़ों के बारे में पूछा था। एक तो हड़प्पा हो गई और एक क्या कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। 21 में ये हुआ था और मोहनजोदड़ो कब हुआ था? 22 में। किसके द्वारा खोज की गई थी? तो ये खोज की गई थी राखालदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी द्वारा। और नदी कौन सी है यहाँ पर स्थित है? सिंध नदी के किनारे, ध्यान रखना। कौन सी नदी के किनारे? सिंध। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया और नदी रावी नदी। उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें। मोहनजोदड़ो 1921 राखालदास बनर्जी द्वारा और नदी कौन सी हो जाएगी आपके? सिंध नदी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी, ये तो हो गया हड़प्पा सभ्यता वाला। प्लासी की लड़ाई में
अंग्रेजों सेना का नेतृत्व अपन अभी पढ़ चुके हैं। प्लासी का युद्ध अपन ने पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ कब हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी के युद्ध में अपन ने देखे थे, याद आ रहा है कोई व्यक्ति किसके बारे में? थोड़ा सा दिमाग पे करिए कि जो पढ़ रहे हो दिमाग में रिकॉल रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो प्लासी की युद्ध करी थी अपन ने, प्लासी के युद्ध में थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। 57 की लड़ाई थी, इसमें कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन थे? तो यार कमेंट बॉक्स में आपको डालना है कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जब भी बात होगी तो सबसे पहले नाम किनका आता है? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति, थोड़ा सा मतलब चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी लगाई जाती है मंगल पांडे द्वारा। होता क्या है, जो अंग्रेजों द्वारा क्या था, जो ये उनकी राइफल थी पहले जो थी ब्राउन बेस के स्थान पे ब्राउन बेस नाम की वो राइफल यूज़ करते थे, तो उसकी जगह पर वो नई राइफल लाए थे, एनफील्ड राइफल। राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड। ब्राउन बेस की जगह नई राइफल लाए थे, एनफील्ड राइफल लाए थे। एनफील्ड राइफल में क्या थी, जो कारतूस होती थी ना, तो उसमें पीछे जो हिस्सा था गोली को क्या होता था, जो कारतूस रहती थी उस कारतूस में चर्बी लगी हुई रहती थी, गाय की जो चर्बी थी उसको मतलब मुंह से तोड़कर फिर राइफल को मतलब जो कारतूस थे उसको फिट किया जाता था। तो इससे मंगल पांडे की भावना आहत होती है और वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश द्वारा मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फिर उसके परिणाम स्वरूप ही मेरठ छावनी में भी विद्रोह होता है, मेरठ में भी विद्रोह होता है। और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है तो 1857 में पूरे भारत में जगह जगह पर विद्रोह होना शुरू होता है। पर 1857 में विद्रोह तो हुए पर एकीकृत रूप से नहीं हुए। कहीं पर विद्रोह स्टार्ट हुआ, कहीं ख़त्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर ख़त्म हुआ। इसके वजह से वो व्यापक रूप नहीं ले पाया। नहीं तो 1857 में अगर सारे एक साथ आकर और कम्युनिकेशन सही होता तो 1857 में ही अपना देश आज़ाद होता था, पर उस समय नहीं हो पाया। फिर भी पूछा जाता है किस किस क्षेत्र से किस किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो 1857 की बात करें तो यहाँ पर पहले तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी इसमें पूछ रहा है बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ध्यान रखना, बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कभी कभी बिहार की जगह क्या दे दिया जाता है? जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से भी ध्यान रखना, जगदीशपुर बिहार, इससे किसने किया था नेतृत्व? कुंवर सिंह ने। दिल्ली, वैसे और जगह बता देता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ से हुआ था। जैसे बात करें दिल्ली से, दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर रहता है, वो नेतृत्व करता है 1857 की क्रांति का। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे करते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल करती है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती है। और बरेली से करते हैं खान बहादुर खां बरेली से करते हैं। तो 1857 के नेता है जिन्होंने अलग अलग जगह से नाम किया, मतलब क्रांति करी। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले मंगल पांडे का जो बैरुकपुर रहता है वहाँ से। फिर मेरठ छावनी बनती है, उसके बाद अलग अलग जगहों से नाम आता है। दिल्ली से बहादुर शाह, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर मतलब बिहार या के अंतर्गत आता है। जगदीशपुर और बिहार से कुंवर सिंह, और बरेली से कौन हो गए? खान बहादुर खान। इन लोगों ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। फिर आगे चल रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के दो नाम से जाना जाता है, एक तो मणिकर्णिका और एक ध्यान रखना मनु, ठीक है। मणिकर्णिका, मनी से क्या बनाया था? मनु। तो रानी लक्ष्मीबाई के मूल नाम थे, मतलब जो घर पे पुकारा जाते थे उनके वो वाले नाम थे, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के बारे में भी पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में, ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। और ये पूछा जाता है कि इनका युद्ध किनके द्वारा हुआ था, मतलब युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे तो किनके साथ हुआ था? तो इनका युद्ध हुआ था ह्यूरोज, ठीक है। ध्यान रखना, ह्यूरोज, य ह में यह जुड़ा हुआ है, ह्यूरोज,
ध्यान रखना कि इनके द्वारा यूरोस के द्वारा, मतलब यूरोस के साथ ही युद्ध होता है और वीर गति को प्राप्त होती है रानी लक्ष्मीबाई। और आखिरी क्वेश्चन दिख रहे हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली के सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है, तो अपन पहले भी देख चुके हैं। बारदोली के सत्याग्रह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहाँ पर ही बारदोली की महिलाओं ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें और कुछ चीज़ें चाह रहे हैं कि सर इस तरीके से करिए तो हमें और थोड़ा सा बेहतर नॉलेज मिलेगा, तो आप कमेंट में उन चीज़ों को लिख सकते हो। और किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है या कोई सुझाव है, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।